रिकॉर्डिंग का बटन सबको दिख रहा है? ओके। दिनेश जी जरा बोल दीजिए एक बार, जिससे मुझे पता लग जाए एक बार और फाइनल म्यूट यस सर। हाँ ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है केपी एस्ट्रोलॉजी की इस वेबिनार में। और आज हमने टॉपिक लिया है कि मैरिटल लाइफ और रिलेशनशिप्स। एक सेकंड दीजिएगा। इसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। तो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा केपी के बारे में। केपी वैदिक से कैसे डिफरेंट है। केपी नए लोगों को क्यों सीखनी चाहिए। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में नए हैं उनको अपना कैरियर, वाई शुड दे बिगिन देयर कैरियर और एस्ट्रोलॉजी जर्नी विद केपी एस्ट्रोलॉजी। जो लोग वैदिक में हैं बहुत टाइम से, उनको भी वैदिक से केपी में आने के क्या एडवांटेज होते हैं ये भी हम समझेंगे। और थोड़ा केपी का डिफरेंस बताने के बाद देन आई विल टेल यू अबाउट द मैरिटल लाइफ एंड द रिलेशनशिप। इसको हम केपी में किस तरीके से देख सकते हैं, इसमें एक्यूरेसी लेवल क्यों इतना हाई होता है, क्यों हम इसको इतनी जल्दी से देख पाते हैं। और किसी भी तरह की प्रश्न जो कि आजकल के टाइम में, जो मैरिटल लाइफ और रिलेशनशिप बहुत एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है। अब पुराना वाला, हम कहें कि 50 साल या 100 साल पुरानी वाले वाला टाइम नहीं रहा है। नाउ बिकॉज इंडिया हैज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल वर्ल्ड, तो वेस्टर्न कंट्री की कल्चर यहाँ पर और यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, तो काफ़ी कुछ चेंजेस हमारे थिंकिंग में आ चुकी है। फीमेल्स भी अब पहले से ज़्यादा क्वालिफाइड, ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा एक्सपोजर और ज़्यादा, तो थिंकिंग अब पूरी तरह से काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अगर हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से सीखें, देखें, तो उनके प्रश्न के उत्तर देने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत मुश्किल है, पर बहुत चैलेंजिंग है। Yeah, আমি একটু আসছি বুঝলি। I will take the question after the session. I request everybody not to intervene in between. Now I am muting everybody so that nobody can disturb. जब ये सेशन खत्म होगा उसके बाद मैं लोगों के प्रश्न लूंगा। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अगर ऑडियो या वीडियो की कोई कंसर्न हो तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू। आई एम शेयरिंग माई प्रेजेंटेशन नाउ। वी स्टार्ट विद गणेश वंदना। गणेश जी के आशीर्वाद से प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए, हर क्लास में मैं बताता हूँ कि हमको अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी हमेशा स्टार्ट करनी चाहिए गणेश जी के आशीर्वाद से, क्योंकि ऑकल्ट साइंस जिसका कि प्लानेट, गवर्निंग प्लानेट केतु है, केतु के डीटी भगवान श्री गणेश है। ओके। और जब हम रेमेडीज की बात करते हैं, अथर्ववेद से जो कि सारी रेमेडीज निकल के आती हैं, वहाँ भी जो डीटी हैं वो भगवान श्री गणेश हैं। तो गणेश जी का आशीर्वाद हमको वैसे भी सनातन धर्म में आवश्यक है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हुए वो किसी बिना किसी विघ्न और बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हुए। तो गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। ये मेरा इंस्टीट्यूट है, अलग अलग तरह के मैं कोर्सेज कराता रहता हूँ। वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, केपी एस्ट्रोलॉजी, बिगिनिंग से लेके एडवांस तक का, और न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु का सॉफ्टवेयर भी है, बहुत कुछ हम लोग करते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फॉर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी का कोर्सेज कराते हैं मेरे स्टूडेंट टाइम टू टाइम। एक मैं अनाउंस भी करना चाहूंगा कि एक कोर्स केपी एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से।
इसके अंदर हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक के से स्टार्ट करके बेसिक केपी, देन एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी, इसकी इसी के अंदर होरारी, जिसको प्रश्न कुंडली है वो भी होगा, जन्म लगन शुद्धि भी होगा, और पूर्व निर्धारित घटनाएं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक का ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसके अंदर मैंने 23 क्लासेस लिखी हैं, पर ये 25 क्लासेस तक चला जाता है। अराउंड 2.5 महीने का कोर्स रहता है। हर वीक 2 क्लासेस होती हैं, ट्यूसडे को और फ्राइडेज को। शाम को 7:30 बजे से क्लास प्रारंभ होती है। 1.5 घंटे की क्लास है। और इसी कोर्स के साथ आपको KP Star 1 का क्लासिक सॉफ्टवेयर का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। हर क्लास की वीडियो मिलेगी, और सब्जेक्ट वाइज पूरा केपी के फंडामेंटल, केपी के बारे में डिटेल जानकारी, और फिर सब्जेक्ट वाइज एजुकेशन है, प्रोफेशन है, मैरिज है, प्रोजिनी है, विदेश यात्रा है, ठीक है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। सारे सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर होते हैं। और फीस रहेगी 21,300 प्लस GST। इसके अलावा 7 जनवरी से एक कोर्स और शुरू हो रहा है। जो लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फॉर स्टॉक मार्केट और कमोडिटी में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये कोर्स है। 7 जनवरी से शुरू होगा, 15 सेशन है। ठीक है, ये भी मेरा बहुत पॉपुलर कोर्स है। ओके, जिसको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए वो मुझको लिख सकता है। देखिए, केपी हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी हो, इसके 4 मेन पिलर हैं: नक्षत्र, राशि और प्लानेट। 3 बेसिक हैं हमारे: नक्षत्र, राशि और प्लानेट। इसके बाद भाव। भाव जो हम जब कुंडली बनाते हैं, कुंडली बनाते हुए हम उसको 12 भावों में बांट देते हैं। ओके, तो उसको भाव कहते हैं। उसका अपना सिग्निफिकेंस है, वो हम आगे समझेंगे। पर जब हम जोडियक की बात करते हैं, जो प्लानेट हमारे जोडियक में घूमते हैं, वहां पर हमारे 3 पिलर हैं: नक्षत्र, राशि और प्लानेट। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है? केपी एस्ट्रोलॉजी, देखिए, बहुत पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी थी। आज से अगर हम पौराणिक या वेदों के टाइम से बात करें, उसके बाद वही एस्ट्रोलॉजी साउथ में चली गई, ईस्ट में चली गई, वेस्ट में चली गई, पूरे भारत के अंदर। और कहीं पर ये साउथ में जाके कहीं पे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के नाम से विकसित हुई। वहाँ के ऋषि मुनि ने अलग उसके अंदर डेवलपमेंट किए। कहीं पर ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के नाम से डेवलप हो गई। ठीक है, तो अलग अलग ऋषि मुनि ने अलग अलग जोन में अलग अलग उसके अंदर वैल्यू एडिशन किए। सबसे नया जो सिस्टम है वो केपी एस्ट्रोलॉजी है, जो कि कृष्णमूर्ति जी ने अभी लास्ट सेंचुरी में ही इसको डिस्कवर किया है, 1908 से 1972 के बीच में। ओके, ये सिस्टम क्यों इतना पावरफुल और पॉपुलर हो गया है? ये सिस्टम के अंदर कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि उन्होंने पाया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतना विशाल है, इतना बड़ा है, और उसको मास्टरी करने में सालों साल लगते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं, और पूरा जजमेंटल है, सब्जेक्टिव है। उसके बाद ही फाउंड कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो कि उन्होंने हमारे यहाँ से बोरो किया है, पर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किए हैं। स्पेशली जो आप कह सकते हो हिट थ्योरी है या एस्पेक्ट्स हैं, वो उन्होंने वहां से बोरो किए। और उसके अलावा नाड़ी सिस्टम, जिसपे कि हम सिस्टम को एक नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके माध्यम से हमको प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है, और कोई भी प्रश्न का उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी एक सिस्टम है जो कि बेस्ड है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वैदिक प्लस बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ नाड़ी प्लस बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इन तीनों के माध्यम से हम किसी भी होने वाली घटना, किसी जातक की कुंडली में कोई घटना होगी या नहीं होगी, तो वो कब होगी, और यहाँ तक कि वो किस साल होगी, किस महीने होगी और किस दिन होगी, ये तक भी हम बहुत शीघ्र, बहुत तेजी से जान सकते हैं और बहुत एक्यूरेटली जान सकते हैं।
केपी एस्ट्रोलॉजी में दो तीन चीज है जो इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा अलग करती है। एक तो इसके अंदर सबलॉर्ड थ्योरी है जो कि बहुत डिटेल में तो जब हम कोर्स आएगा उसमें पढ़ेंगे। पर सबलॉर्ड में का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम किसी भी नक्षत्र को 9 भागों में बांट देते हैं। देखिए, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नक्षत्र को 9 भागों में बांटते हैं, और ये 9 भाग इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। ये 9 भागों के भी जो 9 प्लानेट है उसमें से कोई ना कोई प्लानेट लॉर्ड बनता है, और हर भाग उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उस भाग का जो लॉर्ड है उसको विश्वोत्तरी दशा में 120 साल के अंदर नंबर ऑफ इयर्स एलोकेट हुए। ओके, तो ये एक थोड़ा प्रोसीजर है, इसको डिटेल में तो मेन कोर्स होगा उसमें समझेंगे। आज हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मेन है, हम लोग थोड़ा फोकस रखेंगे मैरिज के ऊपर। और दूसरी चीज इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट के माध्यम से हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर उस घटना के बारे में बता सकते हैं जो कि अदरवाइज किसी और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा संभव नहीं है। जैसे कि किसी का स्पाउस या उस किसी के फादर या किसी का कोई फैमिली मेंबर सपोज बॉम्बे से या कहीं से भी चला है और वो दिल्ली पहुंचने वाला है, और किसी वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कि वो कितनी देर में आएंगे। तो रूलिंग प्लैनेट के माध्यम से हम उस टाइम की हॉरोस्कोप बना के पता लगा सकते हैं कि जातक कितने बजे तक घर पहुंचेगा। तो कोई भी पूर्व निर्धारित घटनाएं हैं, जैसे ट्रेन से आप दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हो, रास्ते में किसी ने ट्रेन रोक दी है, और हम इम्पोर्टेंट काम से बेंगलोर जा रहे हैं एंड वी वांट टू नो कि बेंगलोर कितने बजे अब पहुंचेगी। तो इस तरह की कोई भी घटना होती है जिसके अंदर हम रूलिंग प्लैनेट की सहायता ले सकते हैं। इसको डिवाइन हेल्प भी कहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम डिवाइन हेल्प या रूलिंग प्लैनेट की मदद लेते हैं। जैसे जन्म लगन शुद्धि के अंदर इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। कोई जातक है उसको ये नहीं पता लग रहा है कि मेरा जो जन्म का टाइम है वो 7 बजे है या 7:15 है, 15 उसके मदर फादर ने बोला हुआ है कि यू आर बोर्न बिटवीन 7 AM टू 7:30, है ना, तो आधे घंटे की विंडो है। तो क्या एग्जैक्ट टाइम है वो भी हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। वहां पर हमारा ये रूलिंग प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी वैदिक में और केपी में काफी सारे डिफरेंस है, छोटा सा थोड़ा शॉर्ट करके बता देता हूँ। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर हमको पढ़ने के लिए कोई भी प्रोडिक्शन करनी है तो 16 डिविजनल चार्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिसको मास्टरी करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। जैसे कि अगर संतान के बारे में बताना है तो सप्तमांश चार्ट के बारे में पता होना चाहिए। प्रोफेशन के बारे में बता रहे हो तो दशमांश देखना चाहिए। शादी के बारे में बात कर रहे हैं तो नवमांश चार्ट भी देखना आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से 16 डिविजनल चार्ट है। लोग क्या करते हैं कि खाली D1 चार्ट से देख के किसी की भी कुंडली को वो डेलिनेट करते हैं, जिससे कि रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ पाते हैं। और क्या होता है, बदनाम एस्ट्रोलॉजी होती है। तो इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सीखनी पड़ती हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। क्योंकि हमने नक्षत्र को ही 9 भागों में डिवाइड कर दिया है, और एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो आपने क्या करा, एक राशि को करीब 22 भागों में पहले ही बांट दिया। तो हमारे पास एक एक प्लानेट राशि के कौन से भाग में है उस 22 भाग में, तो हम जब व्यक्ति पैदा हुआ है तो हम ये जान सकते हैं, और एक बहुत माइन्यूट लेवल पर प्लानेट की 22वें लेवल तक पे जाके हम उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर 10 बजे से 12 बजे के बीच में, तो बहुत से लोग पैदा होंगे, और अगर हम खाली D1 चार्ट बना के किसी की उसको फलित करेंगे
तो 10 से 12 के बीच में जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबकी कुंडली एक ही तरीके से डेलिनेट होगी, चाहे वो 10:30 बजे पैदा हुआ हो, चाहे 11 बजे पैदा हुआ हो, चाहे 12 बजे पैदा हुआ हो। परंतु अगर हम उस प्लानेट को 22वें हिस्से तक, क्योंकि एक नक्षत्र को हमने 9 भागों में बांट दिया है, तो 2.25 नक्षत्र हैं, तो करीब 22 22 डिवीजन हो जाते हैं। तो इसमें हम किसी इंडिविजुअल की कुंडली, जो व्यक्ति 9:15 पे पैदा हुआ है और एक व्यक्ति 9:22 पे पैदा हुआ है, 7 मिनट का फर्क है। 7 मिनट के फर्क के अंदर प्लानेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी 22वें डिवीजन के हिसाब से। तो हर व्यक्ति की कुंडली बिल्कुल स्पेसिफिक बनेगी, जिसको आप कह सकते हो वो यूनिक टू दैट पर्सन है, वो जेनेरिक कुंडली नहीं बनेगी। ओके, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। काफी सारे एडवांटेज है। दूसरा बड़ा एडवांटेज मैं बताता हूँ, वैदिक के अंदर हमको बहुत सारी चीजें कंठस्थ करनी पड़ती हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे डिक्टम्स हैं जो कि हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे शादी की आज हम बात करेंगे, शादी के लिए कि किसी व्यक्ति की शादी टाइम पे होगी, लेट होगी, लव मैरिज होगी, इंटरकास्ट मैरिज होगी, हस्बैंड उसका बहुत उससे बड़ी उम्र का होगा, ठीक है, एजुकेटेड होगा, या डाइवोर्स तो नहीं होगा, दूसरी शादी होगी नहीं होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल कैसे हैं, तो सबके 50 50 60 60 कॉम्बिनेशन है। पॉसिबल नहीं है कि आप इतने सारे कॉम्बिनेशन हर सब्जेक्ट के लिए याद करो। केपी के अंदर इस तरह से हमको कुछ रटना या बहुत सारी चीजों को मेमोराइज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है और मैथोडोलॉजिकल है। इसके अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम फॉलो करते हुए जाएंगे। अगर हमने एक सब्जेक्ट को डेलिनेट करना सीख लिया कि शादी का प्रॉमिस कैसे देखना है कि शादी होगी या नहीं, फिर शादी की टाइमिंग कैसे करनी है कि शादी किस टाइम होगी, फिर गोचर के हिसाब से हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम तक कैसे पहुंचना है कि किस साल होगी, किस महीने होगी और किस दिन होगी, तो ये 3 चीज लगा के अगर हमने सीख लिया तो क्वेश्चन बदल जाएगा, बट द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। हमको हर चीज के लिए बार बार अलग अलग चीजें नहीं देखनी पड़ेगी। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे संबंधित हाउसेस चेंज हो जाएंगे, प्लानेट चेंज हो जाएंगे, बट द प्रोसेस एंड द मेथड विल रिमेन द सेम। तो इसमें बहुत ज्यादा रटना रटना रटाना नहीं पड़ता है। चलिए, बहुत कुछ बता सकते हैं पर अभी समय भाव के कारण ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे इसको भी। देखिए, जब हम कोर्स करेंगे तो हमको ये KP*1 का सॉफ्टवेयर एक फ्री मिलेगा, ये उसके लिए है। थोड़ा सा ही मैंने आपको डाला हुआ है, जोडिएक सिस्टम है, 9 प्लानेट होते हैं। ओके, 9 प्लानेट हैं, 12 साइन है। ओके, ये काफी लोग जानते होंगे। ये 12 भागों में हम डिवाइड करते हैं जोडिएक को। डिटेल अभी फंडामेंटल में इतना नहीं जाएंगे क्योंकि इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सब लॉर्ड में बता देता हूँ। देखिए, एक नक्षत्र को 9 भागों में बांटते हैं, मैंने आपको बताया। ये जो 9 भाग होते हैं ये इक्वल नहीं होते, छोटे और बड़े होते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं, देखिए एग्जाम्पल दूंगा, इससे आप समझोगे। जैसे कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र का, अभी मैं आपको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। देखिए, कृतिका नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, कोई बोले? सन। सन है, सूर्य सन सन सूर्य है। सूर्य। तो हम क्या करेंगे, नक्षत्र को 9 भागों में बांटा। 9 भाग ये बराबर नहीं है। जिस नक्षत्र का जो पहला भाग होगा उसका स्वामी वो ही होगा जो उस नक्षत्र का लॉर्ड है। तो जब हमने अश्विनी नक्षत्र के 9 भाग करे, तो पहला भाग, क्योंकि कृतिका के 9 भाग कर रहे हैं, तो पहले भाग का लॉर्ड कौन बना, बताइए मुझे? सूर्य। सूर्य। और सन उसके सन। बाद जो 8 भाग हैं उसके लॉर्ड वो बनेंगे जो कि विषुवंतरी पृथ्वी। दशा के क्रम में होते हैं। तो विषुवंतरी दशा के क्रम में आपको पता है, केतु से शुरू होता है, फिर शुक्र होता है, फिर सूर्य होता है, फिर चंद्रमा होता है, मंगल होता है, राहु होता है, ये क्रम है। ओके, तो सूर्य के बाद विषुवंतरी दशा में, सूर्य के बाद किसकी दशा प्रारंभ होती है? चंद्रमा। चंद्रमा की। तो चंद्रमा, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी, केतु, वीनस, इस 9 भागों के लॉर्ड बन गए। ओके,
उसके बाद क्या होगा, इनका साइज कितना होगा, पूरा साइज तो 13 डिग्री 20 मिनट है, हर भाग का साइज उतना ही होगा जितना उस विषुवत दशा है। भाग के लॉर्ड को विषुवतीय दशा में हिस्सा मिला हुआ है, उसी प्रपोर्शन में होगा। जैसे देखिए सूर्य को विषुवतीय दशा टोटल कितने साल की होती है, 120 साल की। 6 years। सुनो सुनो, एक सेकंड सुन लीजिए सुन लीजिए, जब मैं पूछूं जब भी बोलिएगा सब लोग। 120 साल में सूर्य को सिर्फ 6 साल मिले हैं, तो सिक्स इसका ईयर्स मतलब सूर्य को उसी प्रपोर्शन में इसका साइज होगा। और जबकि केतु केतु 7। केतु का जो जो टाइम है वो सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो इसी तरीके से हर हर प्लैनेट के साइज अलग अलग होंगे। तो इसको आप क्या कहोगे, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे शुक्र है, शुक्र को 20 साल मिलते हैं विषुवतीय दशा के अंदर, सबसे बड़ा साइज है। तो विषुवतीय दशा को आप 120 से मल्टीप्लाई करो और 800 मिनट से भाग कर दो। ठीक है, तो आप जो है किसी भी जो हमारी डिवीजन है उसका साइज आपको मिल जाएगा। ओके, और ये आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे केतु के डिवीजन का साइज हो जाता है 0 डिग्री 46 मिनट, वीनस का 13 मिनट, इस तरीके से 9 के 9 डिवीजन के अलग अलग साइज हैं। ओके, चलिए अब हम वो करते हैं जिसके लिए आज हम मेनली डिस्कस हुए हैं। मैं आपको अब एक चीज बताता हूँ, उसको आप जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए, कुंडली जो होती है, कुंडली का जो पहला भाग ट्रेडिशनल, सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, फिर हम देखेंगे केपी के अंदर हम शादी के बारे में कैसे बात करेंगे, दोनों में क्या फर्क है, और क्यों हम केपी के द्वारा इतना क्विकली इतना एक्यूरेट रिजल्ट दे पाते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, पहला घर जो होगा वो हेल्थ के बारे में बताता है, दूसरा फाइनेंस, तीसरा कम्युनिकेशन, भाई बहन, चौथा मदर प्रॉपर्टी वगैरह, पांचवा आपका संतान के बारे में मुख्य रूप से, पांचवा डिजीज, सातवां अगर मैरिज है, सातवें घर पे फोकस करूंगा मैं, आठवां घर आपका दुर्घटना का एक्सीडेंट का होता है, नवा घर आपके पिता का होता है, उच्च शिक्षा का केपी में होता है, और 10वां घर आपके व्यवसाय का होता है, 11वां लाभ का, और 12वां हानि का। इतनी चीज हम समझेंगे। अभी तक हम क्या करते हैं वैदिक में, अगर हमें शादी के बारे में बात करनी है तो हम जो है सातवें घर पे फोकस करते हैं, क्योंकि सातवां घर शादी के बारे में बताता है। एक और चीज हमें कुंडली में समझ रही है, मैंने बोला 12वां घर क्या है, हानि का है। तो 12वां घर हानि, कुंडली में की जो हानि है या आर्थिक हानि है वो 12वें घर से आती है। इस 12वें घर की हानि को मैं अगर एक्सपेंड करूं तो मैं बोलूंगा किसी भी घर से 12वां घर उस घर की हानि होती है। जैसे 7वां घर किस चीज का है, शादी का, तो 7वें घर से 12वां घर शादी की हानि है। तो 7वां घर, तो 7वें से 12वां घर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12, तो छठा घर 7वें से 12वां होने के कारण शादी को हानि करेगा, नुकसान कराएगा, मतलब सेपरेशन कराएगा, डाइवोर्स कराएगा। ओके, दूसरी चीज केपी के अंदर क्या हो गई कि किसी भी घटना को कराने के लिए एक तो प्राइमरी हाउस होता है और दूसरे हाउस होते हैं जो उसको घटना को सपोर्ट करते हैं या उसको निगेट करते हैं या उसके लिए डेट्रीमेंटल है। तो जैसे देखिए, 7वां घर शादी का है, दूसरा घर जो होता है ये कुटुंब की वृद्धि का है, फैमिली ग्रोथ का, और 11वां घर इच्छा की पूर्ति का होता है। तो देखिए, दूसरा घर क्योंकि फैमिली की ग्रोथ का है, तो ये भी इनडायरेक्टली शादी से जुड़ गया। ये सन्नो, टेल मी एवरीबॉडी। यस सर। पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे कि भाई बच्चा बड़ा हो गया, अब इसकी शादी करो, घर हमको बढ़ाना है, तो क्यों क्यों शादी कर रहे हैं, क्योंकि उनको वंश वृद्धि चाहिए। ठीक है,
तो वंश वृद्धि वाला घर शादी से सीधा साधा जुड़ा हुआ है। 11वां घर, ये विश फुलफिलमेंट है, इच्छा की पूर्ति है। आपकी इच्छा है शादी की या नहीं, और वो पूरी होगी या नहीं। अगर इच्छा नहीं है शादी की तो क्या शादी करोगे? बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, करोड़पति अरबपति हैं, नहीं करते शादी, कहते हैं हम नहीं करते शादी। जबकि आज शादी करें, शादियों के लिए लाइन लग जाएगी उनकी। ठीक है। तो दूसरा सलमान खान। तो दूसरा घर और 11वां घर शादी के सपोर्टिंग हाउस है। नंबर 1 बात। तो मैं बोलूंगा शादी का प्राइमरी हाउस 7वां घर, सपोर्टिंग हाउस दूसरा घर, और 11वां घर। अब एक ग्रुप बनता है जो उस घटना को निगेट करता है या डेट्रीमेंटल है, वो होते हैं 12वें घर। तो 7वें से 12वां घर, छठा घर शादी के लिए डेट्रीमेंटल है या उसको इसके लिए नकारात्मक है। वंश वृद्धि दूसरे घर से 12वां घर हो गया पहला घर। भाई 2 से काउंट करूंगा मैं, 2, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करूंगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो वंश वृद्धि के लिए कौन सा घर हो गया डेट्रीमेंटल? फर्स्ट हाउस, पहला फर्स्ट हाउस पहला। 11th। और 11वें घर इच्छा की पूर्ति के लिए कौन सा घर हो गया 10th हाउस। डेट्रीमेंटल? 10। 10th हाउस। तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए मैं क्या बोलूंगा, सपोर्टिव हाउस मैरिज कौन कौन से हो गए? 2, 7, 11। 11। और डेट्रीमेंटल कौन से हो गए? 1, 6, 10। एक और भी कोई बोले? 1, 6 और 10, ये डेट्रीमेंटल है ना? बिल्कुल ठीक है। बस देखिए, बस इतनी चीज आ गई। अब हमारे ग्रुप में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको केपी बिल्कुल भी नहीं आती, या जिसको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती? मेरे को बिल्कुल नहीं आती। निमिका जी आपको बिल्कुल नहीं आती? चलिए, मैं आपसे क्यों पूछा अभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से चलते हैं, ठीक है गुरमीत जी, आपको भी नहीं आती, आप भी फ्रेशर हो। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। देखिए, जब हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो हमको 10 साल लग जाते हैं ये बताने में कि शादी होगी या नहीं। शादी होगी तो शादी के बाद शादी का जीवन कैसा चलेगा, ठीक है, या कैसी रिलेशनशिप रहेंगी, किस तरह का करेक्टर रहेगा, है ना, कोई, है ना, ओरिएंटेशन किस टाइप का है ना, लिव इन है या कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। ये चीजें बताने में सालों साल लगते हैं। और फिर भी अगर आप पूछोगे कि मेरी शादी होगी या नहीं, तो वो कहेंगे हो सकती है। और जब आप किसी के पास जाओ और वो कहेगा हो सकती है, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये तुक्का मार रहा है, हो सकती है से क्या मतलब है, बोलो हाँ या ना। एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो कहेगा शादी होगी, शर्त या होगी, या शादी नहीं होगी, कुछ भी कर लो शादी नहीं होगी। अगर एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोल रहा है तो समझो एस्ट्रोलॉजर है। और अगर वो बीच में क्वेश्चन रखा है कि हाँ हो सकती है, हाँ हो सर सकती है, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ऐसा है कि मेरी तरफ से तो थोड़ा इशू नहीं लग वॉल्यूम रहा। आवाज ब्रेक कम हो रही है। है बीच बीच में। सर प्रणाम, कहीं कोई आपकी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है, बिल्कुल ही स्मूथली चल रही है। चलिए अभी चलते रहते हाँ, क्योंकि, आवाज आपकी बिल्कुल सही आ रही है। चलिए ठीक आवाज है, आवाज तो बिल्कुल चलने ठीक है। दीजिए, वॉल्यूम फिर कम चलने है। दीजिए, सब अपना सिस्टम भी चेक कर लीजिए, मेरी तरफ से ठीक है। लेट अस कंटिन्यू, ओके। लेट अस कंटिन्यू। सुनिए, ज्योतिष वो होता है जो कहता है भैया तुम्हारी शादी नहीं होगी, कितना जम लगा लो, या शादी होएगी डंके की चोट पे होएगी। हो सकती है कहने वाले जो ज्योतिष है, वो, मैं ये कहता हूँ कि वो अपने को सेव करने वाली बात है। केपी के द्वारा हमको यस और नो क्लियर कट आंसर देने में सहायता मिलती है। अब ये शादी कैसे पता लगा होगी या नहीं, हमको क्या करना पड़ता है, जितने भी जिस हाउस से संबंधित प्रश्न है
उस हाउस का सबलॉर्ड चेक करते हैं। बहुत ध्यान से सोचिए। उस हाउस का सबलॉर्ड अगर उस घटना से संबंधित पॉजिटिव हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, मतलब उनके साथ कनेक्ट है, इसका मतलब वो घटना घटित होगी। और अगर जो भी घटना के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, उस वाले हाउस का सबलॉर्ड अगर उसके डेट्रीमेंटल हाउसेस से कनेक्शन बना रहा है और पॉजिटिव हाउस से कोई कनेक्शन नहीं बना रहा, इसका मतलब वो घटना घटित नहीं होगी। तीसरा सिनेरियो, अगर वो पॉजिटिव हाउस से भी कनेक्ट कर रहा है, नेगेटिव से भी कनेक्ट कर रहा है, तो शादी तो हो, मतलब घटना तो होगी, पर उसका उसमें उसको प्रॉब्लम आएगी या उसका सुख नहीं मिलेगा, या जीवन के एक काल में उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो देखिए इसको अब ऐसे समझिए। अभी हम शादी की बात कर रहे थे। शादी का सब लॉर्ड अगर 2 7 11 दे रहा है, ये वाले नंबर दे रहा है, तो 2 7 11 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो शादी होगी। और 1 6 10 शादी के लिए क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक बोला। तो प्रॉमिस कैसे देखोगे? 7th हाउस का सब लॉर्ड पकड़ो। वह बताता हूँ, इसको देखना कितना आसान है। वो अगर दूसरे हाउस को सिग्निफाई कर रहा है 11 को, तो शादी होगी। अगर, चलिए पहले ठीक है, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ। डिनायल। 1 6 10। 7th सब लॉर्ड 1 6 10। 1 6 10 दे रहा है, तो 10। क्या होगा? शादी नहीं होगी, क्योंकि ये एक नहीं। छह दस नंबर क्या है? ये नकारात्मक है। इसी में एक और चीज देखिए, ये जो 5वां घर है, ये बहुत सारी चीजें दिखाता है। संतान है, स्पेकुलेशन है, क्रिएटिविटी है, आपका स्पिरिचुअलिटी है, आपका कर्मकांडी, आप रेमेडीज, जो लोग टैरो वगैरह करते हैं, ये ना, ये हीलिंग, ये सब इसी से आती है। पर 5वां घर आपका रोमांस और अट्रैक्शन का भी है, अट्रैक्शन का है। तो 5वां घर अट्रैक्शन है, और ये युवावस्था में है, तो इसी को हम रोमांस का नाम दे देते हैं। और 5वें से 12वां घर हो गया 4, तो अट्रैक्शन का उल्टा क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शन। डिस्ट्रैक्शन। मतलब उसका क्या है? अट्रैक्शन मतलब जीरो है। तो 5वां घर जो है अट्रैक्शन को शो करता है। तो 7वें घर का संबंध अगर 2 11 के साथ साथ अगर 5 से भी हो रहा है, तो जहां तक कि लव लव मैरिज मैरिज होगी। होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि गुरु जी ये बताइए कि, या मैडम ये बताइए कि मेरी शादी होगी, मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ उससे होगी या नहीं होगी। 5 से अगर संबंध बन रहा है 7 का, तो प्रेम संबंध होगा। ये मैं बहुत जनरलाइज वे में बता रहा हूँ, इसके और भी बहुत सारे मायने निकलते हैं। ऐसे 5 का सब लॉर्ड अगर 7 दे रहा है और 7 भी 5 दे रहा है, तो आप 100% मानेंगे कि मैरिज होगी। लव मैरिज होगी। और भी इसके बहुत से मतलब निकलते हैं, जो कि आज के टाइम में मतलब बहुत जरूरी है जानने। ठीक है, तो वो भी हम जब कोर्स डिटेल में करेंगे तो समझेंगे उसको। अच्छा, बीच में स्लाइड आ गई, मैं बताता हूँ। देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन केपी में पूछे जाते हैं। मिसिंग पर्सन, डेड और अलाइव, पैसा मेरा थेफ्ट, पैसा मेरा, मेरा पर्स खो गया है, मेरे पैसे चुरा लिए हैं, मेरे कान की बाली गायब हो गई है, क्या मिलेगी? मेरा पैसा, मैंने 10 लाख रुपए कहीं दे दिए, वो फंस गए, मेरे वापस नहीं करता है। मैंने माल बना के फैक्ट्री में सप्लाई कर दिया, फैक्ट्री वाले मेरा पैसा नहीं दे रहे। मैंने फ्लैट बुक कराया, मेरे 50 लाख फंसे हुए हैं, है ना? मेरा वीजा मिलेगा नहीं,
मुझे बेल मिलेगी या नहीं, है ना, बहुत सारे। क्या वो मेरे से शादी करेगी नहीं करेगी। आजकल जो लोग, ऐसा कोई है जो आजकल किसी पोर्टल पे बैठता हो, पोर्टल वगैरह पे बैठता है, ऐसा कोई है हमारे बीच में भी? आजकल आजकल बहुत सारे पोर्टल है ना, उस पर कंसल्टेंट बन के बहुत से लोग सलाह देते हैं। ऐसा कोई हमारे No, बीच में? no, चलिए, not me. इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि सर मेरी शादी वो मुझसे करेगी नहीं करेगी, मुझे ब्लॉक कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन। क्या मेरा ब्लॉक अनब्लॉक होएगा नहीं होगा, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर फॉर्चुनेटली केपी के अंदर कोई प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं है जो नहीं दे सकते। वो मुझे ब्लॉक अनब्लॉक करेगा या नहीं, ये भी हम उत्तर, सब कुछ उत्तर हम दे सकते हैं। प्री डेस्टाइन्ड इंसिडेंट इन इवेंट्स, मेरा स्पाउस कितने बजे तक घर पहुंचेगा, है ना, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की चीजें। चलिए, देखिए ये मैरिज है। सातवां घर हमारा क्या होता है, सातवां घर मैरिज का क्यों है? सातवां घर क्यों मैरिज का है? क्योंकि देखिए, कहीं भी अब आजकल के टाइम में कहीं लिव इन है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो वो शादी थोड़ी है। शादी कब होगी? जब लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑपोजिट पर्सन से होगी। ये हमारे शास्त्रों के अनुसार शादी कब मानी जाएगी? जब अपोजिट पर्सन, अपोजिट सेक्स से शादी होगी। आपका आजकल पे जो सिस्टम चल रहा है कि, है ना, Gay, मेल मेल फीमेल फीमेल, बहुत से gay, कंट्री ने gay. उसको मान्यता दे दी। तो Yes. अगर आप मानोगे, हमारी एस्ट्रोलॉजी से चलोगे, वी डोंट रिकॉग्नाइज इट एज ए शादी। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है, पर तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। ओके, और प्लेजर। ठीक है, दूसरा फैमिली ग्रोथ, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, और पांचवा लव अट्रैक्शन। छठा घर क्या हो गया? 12वां घर है 7वें से, तो क्या हो गया? विवाह में देरी, विवाह का जल्दी ना होना, विवाह में धोखा होना, फिजिकल प्लेजर में कमी होना, या सेपरेशन होना, ज्यादा सीवियर है तो डाइवोर्स होना, ये सारी प्रॉब्लम आती है। एक, ठीक है, और चौथा अगर मैंने आपको बताया था, ये एब्सेंस ऑफ लव है। प्रॉमिस ऑफ मैरिज हम समझ चुके हैं, ये भी हम समझ चुके हैं। डिनायल ऑफ मैरिज, अगर सेवेंथ का सब लॉर्ड 1, 6 और 10 दे रहा है तो शादी नहीं होगी। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ जिससे आप समझ जाओ। यहाँ पे देखिए, देखिए इस तरह से कुंडली बनती है केपी की। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हाउस का सब लॉर्ड बताता है कि शादी होगी या नहीं। ठीक है, तो देखिए, ये कस्पल चार्ट है, कस्पल कुंडली है, ये राशि चार्ट है, और ये जो हमारे बन के आते हैं, आप यहाँ देख रहे हो, ये प्लानेट और कस्प के सिग्निफिकेटर है। इस तरह की एक लिस्ट आती है, इसको कैसे, ये कैसे क्रिएट होती है, ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको सीधा कैसे पढ़ना है, इसको हम ये समझते हैं। ऊपर प्लानेट की पोजीशन दी है, और नीचे दी है कस्प। कस्प का मतलब है हाउस, 12 हाउसेस को कस्प भी कहते हैं। तो कौन से हाउस या कस्प से शादी देखेंगे, बताइए मुझे। Seventh. और भी कोई बताए, और भी कोई, एनीबॉडी? कौन से हाउस से शादी देखोगे? सेवंथ सब लॉर्ड। सेवन से। तो देखिए सेवेंथ हाउस पे आ जाइए, और देखिए सेवेंथ हाउस का, ये देखिए, साइन लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, और सब लॉर्ड है। तो सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड कौन दिख रहा है आपको? मरकरी। तो सेवेंथ बुध। हाउस का Good. सब लॉर्ड मरकुरी है। इस व्यक्ति की कुंडली में सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड मरकुरी है। तो मरकुरी विल डिसाइड कि इसकी शादी होगी या नहीं। अब ये मरकुरी अगर दूसरे और 11वें घर से संबंध बना रहा है, किसी भी एक घर से, तो शर्तिया शादी होगी। अगर ये 2 और 11 से संबंध नहीं बना रहा, 1, 4 और 10 से बना रहा है, तो शादी नहीं होगी, कितना भी दम लगा ले। नहीं पांच होगी. से नहीं होगी।
5 से इसकी कनेक्ट नहीं हो होगी। गया तो प्रेम विवाह होगा। और अगर ये 2 और 11 से भी कनेक्ट हो रहा है और 1 4 10 से, तो इसकी शादी तो होगी, पर शादी में इसको प्रॉब्लम्स आएंगी, डाइवोर्स भी हो सकता है। 12 5 6 10 ओके, 7 9 तो सुनिए शादी नहीं सुनिए, होगी इसकी। आगे आगे कोई ना बोले, आगे आगे कोई ना बोले, लेट मी गो थ्रू द, है ना, सिस्टमेटिकली। तो मरकरी, तो हम क्या करेंगे, मरकरी को देख के हम क्या करेंगे, प्लैनेट वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ सारे प्लैनेट लिखे हुए हैं। हर प्लैनेट के आगे आप यहाँ देखोगे किन किन हाउसेस से वो जुड़ा हुआ है, सिग्निफिकेटर, वो नंबर आए हुए हैं। तो देखिए मरकुरी के आगे कौन कौन से हाउस से जुड़ा हुआ है, कोई मुझे बताए। कोई 1 12 5 6 10 7 9 से। तो इन नंबरों के अंदर क्या ये 2 7 11 से कहीं से जुड़ा हुआ है? नहीं। नहीं, कैसे 7 नंबर से जुड़ा हुआ है ना। हाँ, 7 से जुड़ा है। तो 2 7 11 में से कोई एक भी नंबर आ गया, तीनों नंबर आने जरूरी नहीं है, एक भी नंबर आ गया तो घटना घटित होगी। हम क्योंकि यहाँ शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी 7 होएगी। तो यहाँ क्योंकि 7 का सब लॉर्ड 7 दिखा रहा है तो शादी होगी। एवरीबॉडी एग्रीज? ठीक। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। ये चीज सबको क्लियर है? सर 7th का सबलॉर्ड मरकरी है तो वो तो सिग्निफिकेटर होगा ही होगा। 2 और 11 भी तो आने चाहिए। अभी मैंने क्या कोई बोला, जरूरी पूरी बात थोड़ी है। ध्यान से नहीं सुनी। 2 7 11 में से कोई भी एक नंबर आ रहा हो, सारे आने जरूरी नहीं होते। ठीक है सर। 2 7 11 में से कोई भी नंबर एक आए। अभी आप ये, अभी मुझे कोई एक बताए कि इन नंबरों को देख के क्या आप बता सकते हो कि इसकी अरेंज मैरिज होगी या प्रेम विवाह होगा? प्रेम विवाह होगा। विवाह। और भी कोई बताए, और कोई, एनीबॉडी एल्स? लव मैरिज लव सर। मैरिज। क्यों मैरिज। ऐसा बोला ज्योत्सना जी? हाँ जी। ऐसा क्यों फाइन। बोला? सर क्योंकि 5 सर नंबर 5 अवेलेबल है। नंबर 5 से कनेक्टेड कनेक्ट हो रहा है क्योंकि हाँ जी। शादी का लव घर। मैरिज नहीं होगा। है जी, लव मैरिज नहीं होगा। अभी सुनिए बापू जी, सुनिए। 7 का जो सब लॉर्ड है वो 5वें घर से लिंक हो रहा है। ओके, तो मैंने आपको क्या बता रहा, 7वां घर अगर 5वें घर से लिंक हो रहा है तो प्रेम विवाह होगा। अब दूसरी बात, अब मुझे कोई और बताए। देखिए केपी से आप लोग कितनी जल्दी बता रहे हो, ये चीज बताने में आप कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी करोगे आपको सालों साल लगते। अब मुझे कोई ये बताए कि इसका विवाह अच्छा चलेगा या प्रॉब्लमेटिक रहेगी। नहीं चलेगा, प्रॉब्लम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब ऐसा क्यों सर बोल रहे हो, प्रॉब्लम ऐसा 10 क्यों बोल रहे नंबर हो? 10 एक नंबर है। 6 एक छह नंबर दस आ गया। देखो 6 और एक 10 नंबर 10। आ रहा है विवाह के लिए नकारात्मक है, हाँ 10 भी 6 आ रहा है। 10 10 आ रहा है विवाह के लिए 10। नकारात्मक है, हाँ और 1 6 6 आ 10। रहा है, तो 1 6 10 तीनों नंबर आ रहे हैं। अच्छा 12 नंबर भी हम्म। नकारात्मक होता है। ओके, तो बस 7 नंबर से शादी तो होगी पर टिकेगी नहीं। ओके, तो ये चीज हमने कितने मिनट में सीखी ये बताइए। अभी अभी किसी ने बोला था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, अब मुझको बताइए आप आधे घंटे के अंदर इस पोजीशन में आने लगे हो ना कि, नहीं मिलेगा। मतलब एस्ट्रोलॉजर तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बन गए हो, बहुत टाइम लगेगा पूरा, है ना, पर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। अब जैसे इनकी शादी होगी पर टूट जाएगी, पर अगर सर अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन आता है और ये बोलते हैं तो सर वो फिर वही आएगा ना, जैसे आपने पहले बोला था यू आर यस और नो, हमारा बीच का होगा ना क्वेश्चन आंसर। नहीं नहीं, बीच का नहीं होगा जियो सना जी। देखिए 6 आ रहा हो तो टूट टूट टूटेगी, पर टूटेगी जब, जब इसकी जिंदगी में ऐसे प्लानेट की दशा भुक्ति अंतरा चलेगी जो कि 1 6 10 के सिग्निफिकेटर हैं। अगर इसकी कुंडली में ये घर ज्यादा एक्टिव नहीं हुए और 2 7 11 ही ज्यादा एक्टिव होते रहे तो इसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके। ठीक है, देखिए कुंडली के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है जो मैं सब लोगों को बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, कुंडली के प्रॉमिस देख के कह देते हैं कि आप जो है ऐसा ऐसा होगा, जबकि कुंडली में सबसे बड़ी चीज है दशा भुक्ति और अंतरा।
व्यक्ति की कुंडली में दशा भुक्ति अंतरा राइट ग्रहों की दशा राइट टाइम पे राइट सीक्वेंस में चलती है, वो ही राजा करोड़पति बनता है, अरबपति बनता है, सफल आदमी बनता है। जिस व्यक्ति की जिंदगी में प्रॉमिस तो है पर दशा भुक्ति अंतरा का क्रम सही नहीं है, वो लड़खड़ाता रह जाता है। भगवान श्री राम एक दिन पहले राजा बनने वाले थे, एक दिन पहले राजा बनने वाले थे, अगले दिन वनवास जाना पड़ गया, अगले दिन वनवास जाना पड़ गया। किसका खेल है? दशा भुक्ति अंतरा। तो उससे भगवान भी नहीं बच सकते। तो लोग क्या कहते हैं कि अरे आप तो करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे, राजयोग है, ये है वो है। पर जो राजयोग वाले प्लानट है उसकी दशा तो जब आई जब वो 90 साल का हो जाएगा, और जब वो 40 से 60 के बीच में था, जब उसकी ऐसे ग्रहों की दशा चलती रही जो उसको आर्थिक प्रॉब्लम देते रहे। तो वो चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। ओके, तो हमको प्रॉमिस देखना होता है कि कौन सी दशाएं चल रही हैं, और वो जो प्रॉमिस है उसका रिजल्ट उसको लाइफ के किस भाग में मिलेगा, ये सब देखने के बाद ही हम कहेंगे कि हम जो है एक ज्योतिषाचार्य बन रहे हैं। ओके, अभी और थोड़ा सा- चलिए चलिए, अभी मैं आगे आगे पढ़ा रहा हूँ। अभी एक एक बाकी एक रिक्वेस्ट क्वेश्चन है बाद सर, में लूंगा। अभी अभी जरा एक मुझे रिक्वेस्ट है सर, अभी रुक ये जाइए। रिक्वेस्ट जो सर, एक रिक्वेस्ट बहुत जरूरी है। ये जो अभी आप जिसमें दिखा रहे थे हमको, ये में हमको ये दिखाना चाहिए सर कि चर्चा पूरा कमलेश जी, मैं होगा। प्रश्न बाद में लूंगा, मुझे पहले बताने दीजिए। मैं बाद में 10 मिनट की विंडो खोलूंगा। ओके, मैं सेशन इंटरेक्शन रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने टॉपिक से हट जाऊंगा। ओके, ठीक है, आई विल टेक योर क्वेश्चन बट आफ्टर दिस सेशन इज फिनिश्ड। कनेक्टिविटी बनी रहती है। ओके सर। डिनायल ऑफ मैरिज, 7 का सब लॉर्ड अगर 1 6 10 से कनेक्ट हो रहा है, मतलब नेगेटिव हाउस से, और कोई भी पॉजिटिव घर नहीं आ रहा। कुछ लोग होते हैं उनके बहुत ज्यादा रिजेक्शन होते हैं, बहुत से लड़के लड़कियां होते हैं, आप कहोगे यार ये तो बहुत करोड़पति आदमी है, इसके तो मकान है, कोठी है, मर्सिडीज में घूम रहा है या घूम रही है, इसको शादी की क्या कमी। उनके भी रिजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, और वो इतने रिजेक्शन होते हैं कि उनका फिर शादी से मन हट जाता है। रिजेक्शन क्यों होता है? 5वां घर अट्रैक्शन का है, 5वें से 12वां घर, चौथा घर रिजेक्शन का है। जिसकी कुंडली में 7वां घर चौथे से कनेक्ट हो जाता है, और साथ में 6 और 10 भी आ रहा है, ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा रिजेक्शंस होते हैं, और अल्टीमेटली वो लोग फिर शादी से ही उनका मन हट जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही बड़े फैमिली से हैं, पर उनका रिजेक्शन हुए किसी ना किसी कारणवश, और अब उनका शादी से मन ही हट चुका है। ओके, तो ये भी एक शादी का एक कारण है जो मैंने बताया। शादी सुखी रहेगी या नहीं? ऐसी शादी जिसमें 7वें सब लॉर्ड अगर 1 6 10 8 12, जैसा मैंने अभी आपको कुंडली दिखाई थी वैसे नंबर अगर आ रहे हैं, तो शादी तो हो गई, पर शादी का सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नकारात्मक नंबर भी साथ साथ आए। पर एक चीज ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई, दशा भुक्ति अंतरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उसको ऐसा नहीं है कि शादी होते ही पहले दिन से उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर शादी के बाद कुछ साल तक उसको ऐसे ग्रहों की दशा भुक्ति अंतरा चलती रही जो कि उसकी कुंडली में 2 7 11 5 हाउसेस के सिग्निफिकेटर हैं, तो उसका उसका जीवन बड़ा प्रेम पूर्वक चलता रहेगा। पर पता लगा 15 साल बाद ऐसे ग्रहों की दशा भुक्ति शुरू हो गई जो कि उसकी कुंडली में नकारात्मक हाउसेस के सिग्निफिकेटर हैं, जैसे कि 1 6 10। वो पीरियड उसके लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों की शादी 15 15 20 साल अच्छी चलती है, बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी होते ही उनको प्रॉब्लम आ जाती है, 2 3 साल शुरू के 5 साल, और 5 साल बाद उनकी सारी चीजें सेटल हो जाती हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिनकी शादी हुई, शादी के टाइम 7वां घर भी एक्टिव था, उनकी शादी तो हो गई पर साथ में 6ठा और 10वां घर भी एक्टिव था।
तो नकारात्मकता चलती रही। 5 साल बाद जब दशा भुक्ति चेंज हुई तो 1-6 वाले जो प्लानेट थे वो हट गए, 2-7-11 वाली चीजें चल पड़ी, तो उसकी लाइफ स्मूथ हो गई। जबकि दूसरे केस में पहले उसके 2-7-11 अच्छी दशाएं चली और बाद में उसकी नकारात्मक ग्रह की दशा आ गई। ओके, तो दशाओं पे हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जिससे हम शादी करना चाहते हैं शादी होगी या नहीं। ठीक है, मेरी शादी हो पाएगी उससे या नहीं, तो बहुत पूछा जाता है ये आजकल। इस क्वेश्चन का उत्तर भी हम दे सकते हैं। ओके, तो पांचवे का सब लॉर्ड अगर 12 दे रहा हो 2-7 के साथ, पांचवा घर अट्रैक्शन का है, पांचवे घर का सब लॉर्ड अगर 12 दे रहा है तो पर्सन खुद ही उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाता है। देखिए, मेरे पास एक बार फोन आया था कलकत्ता से, एंड देयर वाज अ गर्ल सेइंग कि मुझे इस लड़के से शादी करनी करनी है। ठीक है, मैंने कहा भाई शादी तो नहीं होगी। बोले सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो रह नहीं सकती। मैंने कहा शादी होएगी नहीं और आप ही इस रिलेशनशिप से हट जाओगे। बोले सर वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं हट जाऊं। मैंने कहा भी आप मेरे से पूछ रहे हो, कुंडली तो यही बोल रही है। देन आफ्टर 2-2.5 महीने बाद फोन आया कि सर वो तो उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया और वो तो ऐसा निकला। मैंने कहा देखो एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट तो ये है कि यू आर लिविंग हर, यू आर लिविंग हिम। बोली सर मैं उससे नहीं रह सकती, अब मुझे उसका नाउ नाउ मुझे पता लग गया कि वो कैसा। ठीक है, तो ये चीजें हम पता लगा सकते हैं। अगर 6 नंबर से सिग्निफाई कर रहा है पांचवा घर, इसका मतलब वो व्यक्ति को, जो उसका पार्टनर है या जिसके साथ भी उसकी रिलेशनशिप है, वो उसको छोड़ के चला जाएगा। ओके, पांचवे का सब लॉर्ड अगर 4-10 से कनेक्ट हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति का कनेक्ट होना या रिलेशनशिप में आना मुश्किल है, क्योंकि उनको उसका पहले ही रिजेक्शन हो जाता है। ओके, 7 का सब लॉर्ड अगर 4-10 दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति का लव मैरिज नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके 7 के साथ 4 और 5 और 10 तीनों आ जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग 5 आ रहा है, 5 की दशा चली, शादी तो हो गई, पर उसके बाद जब उनका 4 एक्टिव होता है तो उन दोनों की डिसलाइकिंग होती है। दोनों एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, अलग अलग कमरे में सोएंगे, मेंटली फिजिकली उनमें कोई कनेक्ट नहीं होता, बस समाज के हिसाब से वो पति पत्नी है, क्योंकि उनकी लाइकिंग नहीं होती अगर 4 आ रहा है। ओके, बहुत सी चीजें और हम इसमें देख सकते हैं। देखिए, फिफ्थ का संबंध, फिफ्थ क्या है, अट्रैक्शन का है। एट्थ जो है, एट्थ एट्थ इज फॉर सीक्रेट थिंग, गुप्त चीज है। तो 8वें घर से गुप्त में बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं, जैसे कि रिसर्च है, पीएचडी है। ओके, और सीआईडी इस तरह की एजेंसीज की नौकरियां हैं। ठीक है, पर साथ में जो गलत काम होते हैं वो भी गुप्त होते हैं, वो भी 8वें घर से आते हैं। 12वां घर हमारा विदेश का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, और ये शयन कक्ष का भी होता है। 5 का सब लॉर्ड 8-12 से कनेक्ट बनाता है, तो ऐसे लोग, देखिए इसमें 7 बाईपास हो गया। 7 बाईपास होने का मतलब ये है कि कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, और अट्रैक्शन है। 8 आपका सीक्रेटिव चीजें हैं और ऐसी चीजें हैं जो कि अनकन्वेंशनल है। 12वां आपका, आप कह सकते हो शयन सुख है। तो ऐसे लोग जो है लिव इन में चले जाते हैं या इलिसिट रिलेशन बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति का अगर वीनस और मार्स भी अगर दूसरे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में एक साथ बैठा हो, तो ऐसे लोगों को आप कह सकते हो मॉरल करेक्टर इनका बहुत लूज होता है। ओके, देखिए एक सेशन में जितना हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। 12वां घर अगर 5-8 दिखाता है तो ऐसे व्यक्ति जो मैरिड होते हैं उनकी एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध बन जाते हैं। 11th हमारा सोसाइटी का होता है, फ्रेंड्स का होता है, हमारे सोशल सर्किल का होता है।
तो 11th का ही सब लॉर्ड अगर 7 से 5 से कनेक्ट होता है तो ऐसे लोग अपने सर्कल में भी उनके रिलेशन बनते रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम which we are going to cover in detail in the course which is going to start from 5th of January। तो आज हमने थोड़ा सा टच किया है मैरिज और रिलेशनशिप को, पर रियल कोर्स में वी विल टेक ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक प्रोफेशन है, कैरियर है ना, आपका एजुकेशन है, फॉरेन कंट्री है, और आपके कंपटीशंस हैं, स्पोर्ट्स है, क्रिएटिविटी है, बिजनेस है ना, एवरीथिंग वी विल टेक। ये एक्सरसाइज देखो हमने अभी करी थी, ये एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। हमने देखा था 7th का सब लॉर्ड मरकरी है। ये मल्टीपल रिलेशन का जो मैंने आपको भी बताया, देखिए ये वाला चार्ट देखिए, इस चार्ट के अंदर आप देखते हो मल्टीपल रिलेशन की हम बात करते हैं। तो 7th का सब लॉर्ड, अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अपने को, देखिए अभी लोग जोर जोर से बोले नहीं, अपने को सब लोग म्यूट रखिए, अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, पर जिससे मैं बोलूंगा वही मेरे प्रश्न का जवाब दे। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं मल्टीपल रिलेशन की। ये इस कुंडली को हम देखते हैं, इस कुंडली को हम देखेंगे तो 7वें घर का सब लॉर्ड कौन कौन दिखता है हमको? शनि। शनि है। शनि जो संबंध बना रहा है वो बना रहा है 8 से और 12 से। 12 से। कुंडली के अंदर जो ये कॉम्बिनेशन है 5 8 12, ये इलिसिट रिलेशन की तरफ इंडिकेट करता है, क्योंकि 5 इज अट्रैक्शन, 8 इज ऑल, मतलब यू कैन से हिडन थिंग्स, सीक्रेट थिंग्स, एंड 12 एंड 7 भी उसमें अगर तो 5 8 12 अगर 7 से कनेक्ट हो रहा है तो 8 एंड 12, 8 7 अगर 8 और 12 से भी कनेक्ट हो रहा है, 11 से हो रहा है, स्पेशली 5 8 12 का जो ट्राइंगल है, इफ इट इज कनेक्टेड टू 7th देन द पर्सन, और उसमें भी अगर मार्स और वीनस एक साथ हो गए तो ऐसे व्यक्ति का जो मॉरल कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा लूज होता है। ही विल मेक रिलेशन वेयर एवर वेन एवर ही गेट द अपॉर्चुनिटी, यू कैन से। ओके, तो इसका देखो 12th का सब लॉर्ड अगर हम देखेंगे मैरिटल लाइफ के लिए, 12th का सब लॉर्ड भी देखते हैं शैन सुख से, तो ये भी सैटर्न बन जाता है। और इसका 5th का सब लॉर्ड है जो अट्रैक्शन का है, वो कौन है? जुपिटर। और जुपिटर को हम देखें तो ये भी आपको 5 और 8 से कनेक्ट हो जाता है। तो इसके तीनों हाउसेस, 5वां भी, 7वां भी, 12वां भी, ये सब ट्रायंगल 5 8 12 से कनेक्ट है। तो इसकी मुझे पत्री मिली थी, एंड आई नो दिस गाय इज वेरी वेरी, यू कैन से, इज वेरी मॉरली लूज करेक्टर पर्सन। ओके, तो इसमें 11th हाउस भी जुपिटर ही है, तो मतलब फ्रेंड सर्किल में भी रहेगा इसका, ऐसा? ये यस 11th का सब लॉर्ड भी चेक कर सकते हो, सही बोला आपने, 11th का सब लॉर्ड जुपिटर है। और जुपिटर को आप देखते हो अगर, तो ये भी 5 और 8 बना रहा है, तो इसका जो सोशल सर्किल होगा, है ना, तो इसका सर्किल ही ऐसा होगा जो इसके, है ना, जो इसके फ्रेंड सर्किल में होंगे, यू कैन से। मैंने बताया कि पूरी तरह से आप कह सकते हो कि मॉरली करप्ट बंदा है। इसका आप ये भी देखो, एक और चीज देखिए आप, इसकी वीनस और मार्स एक साथ बैठे हुए हैं, 8th में। और कहाँ बैठे हैं? 8th हाउस में। तो मतलब ये एक्सट्रीम केस है। 8th हाउस है, कंजक्शन जरूरी नहीं है, एक 8th राशि में हाउस होना और चाहिए। 8th हाउस के अंदर तो अनकन्वेंशनल चीजें जो होती हैं, हिडन होती हैं कैमरे के सामने, मतलब अ, जो बहुत आप कह सकते हो अनट्रेडिशनल है, अनकन्वेंशनल है, एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं, वो सब भी इसके साथ रहेंगी। सर इसके पास पैसा बहुत अरे होगा अब इसके डाइवर्ट पास। क्यों कर रहे हो? डाइवर्ट करने से क्या मतलब है? बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। जब अर्जुन, देखो जब अर्जुन को बोला था चिड़िया के आंख पे तीर मारो तो आंख दिखनी चाहिए, अब क्या करोगे? शादी छोड़ के पैसा देखोगे, पैसा छोड़ के संतान देखोगे, ऐसे जन्मपत्री नहीं देख सकते कभी भी। ठीक है, तो ये हमने समझने की कोशिश की एपी के माध्यम से, हाउ एक्यूरेट एंड हाउ फास्ट वी कैन डू द प्रेडिक्शन अबाउट द मैरिटल लाइफ
ओके, एंड द रिलेशनशिप्स। तो केपी की यही एक यूएसपी है या ब्यूटी है कि हम कोई भी सब्जेक्ट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो उसको एक प्रोसेस मेथोडोलॉजी के द्वारा बहुत फास्ट और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आज मैंने आपको जो चीजें दिखाई हैं वो सब प्रॉमिस देखने की बताई हैं, पर हम जब इसमें सेकंड स्टेप पे जाते हैं जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ये घटना, जैसे ये शादी तो होगी पर कब होगी, ये सेपरेशन तो होगा पर कब होगा, ये जो रिलेशनशिप जो बनेगी ये कब बनेगी, उसके लिए हमको दशा भुक्ति अंतरा और गोचर यूज करना पड़ता है। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो एक सेशन में आप कवर नहीं हो सकता, तो उसको मैं नहीं कवर करूंगा। पर अगर आप इतना भी समझ गए हो देन यू कैन अप्रिशिएट द पावर ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी एंड द रीजन वाई केपी इज सो मच पॉपुलर। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। सर अभी मैं एक सेकंड दीजिए, बस एक सेकंड। अभी मैं सबको म्यूट करूंगा और अपना हैंड रेज करेगा, जो जो हैंड रेज करेगा उससे मैं पूछता रहूंगा। हाँ विजय जी पूछिए अब। नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये मैरिज में है, इसमें क्या जब जैसे डिवोर्स हो गया हाँ, तो वो भी शादी देख सकते हैं, और देखते तो किस सीएसएल से देखेंगे फिर? दूसरी शादी के अंदर सेकंड हाउस का रूल आ जाता है। अच्छा, सेकंड हाउस देखते हैं। कुछ हाँ, काफी लोग नाइन भी बोलते हैं, या क्या सेकंड ही देखेंगे, नाइन दोनों देखेंगे, कैसे? देखिए शादी के लिए इसमें तीसरी शादी देखनी है वो 9 से आ जाती है। अच्छा, तीसरी नाइन से आएगी। हाँ, देखिए उसका तरीका है, वो क्यों देखते हैं, वो पहले पहले ऐसे होता था छोटी बहन से शादी हो जाती थी, जी। लड़की तो शादी कर ही ओके। नहीं सकती थी पहले, ओके। लड़की तो दूसरी शादी कर ही नहीं सकती थी पहले। लड़के हाँ। लड़के राजा महाराजा जो थे वो छोटी बहन से करते थे। छोटी बहन क्या जी। हुई, सातवें घर से तीसरी तीसरी उसकी छोटी बहन हो गई। उस कॉन्सेप्ट से नवागर लेते थे वैदिक में। ओके, ओके। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा घर यूज होता है, सेकंड सेकंड हाउस भी बहुत यूज होता है, ठीक है। तो इसमें सेकंड सीएसएल यदि साथ दे रहा है, या कैसे देखेंगे, मतलब सीएसएल वो या सेकंड देना चाहिए उसको, सेकंड का सेकंड सीएसएल को? सीएसएल अगर 2 7 11 दे रहा है तो दूसरी शादी उसकी सफल जाएगी। ओके। ओके। ठीक है, चलिए और कोई कोई प्रश्न पूछे। ये प्रमिला जी बताइए। प्रमिला जी आप पूछ सकते हो, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए प्रमिला जी बाद में पूछेंगी, जो भी है। ओके, हर्षिता जी आप बताइए। आवाज आ रही है आपको, हर्षिता जी? हेलो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी प्रमिला जी बताइए। हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ, मेरा बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1994। हाँ, इसका शादी का असर योग बन रहा है? लड़की तो एक हमने देखी है हाँ, पर समझ नहीं आ रहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/11/1993, उससे बड़ी है। हाँ, और दोनों मतलब पसंद करते हैं एक दूसरे को। हाँ। ये सारी शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हस्बैंड की डेथ हुई, 4 साल हुए। बहुत डर डर के जी रही हूँ। बड़ा बेटा है मेरा ये। सर इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/नाइनटीन देखो नाइनटी मैडम, ये दो सुनो, ये तो थोड़ा ऐसा है ना, कंसल्टेंसी वाला हो जाएगा, फिर दोनों चार्ट मुझे बनाने होंगे। जी आपको जी। आपकी कुछ चार्ट देख के कोई प्रश्न हो तो वैसे मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि नहीं दोनों सर, कुंडली चार्ट खोल तो के। मुझे देखना। सर चार्ट देखना तो नहीं आता, सीख नहीं पाई। मैं थोड़ा लेट हो गई, आधा घंटा लेट हो गई सर। हाँ, मैं अच्छा कहीं अच्छा। गई थी तो देख नहीं पाई। आते ही मैंने फटाफट ऑन किया, मोबाइल देखिए, यहीं पड़ा हुआ था। चलिए आपके प्रश्न से मैं एक चीज बता दूं, जो चीज ये केपी में है, ये किसी और विद्या में नहीं है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लड़की से या लड़के से मेरी शादी होगी या नहीं, ये भी हम केपी में बता सकते हैं। या किसी जी के पास 4 प्रपोजल हैं, इन जी। चारों में से किसके साथ शादी होगी और किसके साथ मेरी शादी सबसे अच्छी चलेगी, ये सब भी जी हम जी। जान सकते हैं। सर ये बेटे का ही देखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/नाइनटीन नहीं नहीं, नाइनटी ऑलरेडी फोर ठीक, तुम जी सब बोल रहे हो, ठीक है, पर देखो चार्ट इसका भी क्रिएट होगा उसका भी क्रिएट होगा, और फिर दोनों जी का जी। चार्ट हम देखेंगे, तो इट विल टेक सम टाइम।
आपको अब देखने के बाद कोई प्रश्न हो तो मैं वैसे उत्तर दे सकता हूँ, अदरवाइज देखना मुश्किल है अभी। मैं सीख नहीं पाई, मैं लेट हो गई, मैं बहुत मैं कोई सोची थी बात आज नहीं, बिल्कुल ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो होते रहते हैं। सर मैं 8:15 जब अगर मैं आपको कोई जी बात नहीं जी। प्रवीणा जी, आपको ये वीडियो मिलेगा, ये वीडियो की मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। और तो अगर आप, मैं पर्सनली आपको वो करना हाँ, चाहूँ फोन तो हाँ वो मैं सब, परमिशन है हाँ मेरे सर? से पूछ लीजिएगा, हाँ पूछ लीजिएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक वीडियो यू गुरुजी, वीडियो मैं थैंक यू। भेज दूंगा, उसके बाद आप थैंक अलग यू से मेरे से प्रश्न पूछ लोगे, मैं बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू गुरुजी, थैंक ओके। यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम। हाँ जी, और हर्षिता जी बताइए। हाँ जी, हेलो। हाँ। एक हाँ जी सर। हाँ। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जनरली कहते हैं कि ये चीज फिक्स है, कुंडली में कुछ भी है। अभी हाँ। शादी का ही कह रहे हो कि योग बन रहा है नहीं बन रहा, ये हम्म, फिक्स है। दशा भुक्ति में होगा तो मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाँ। तब आ सकती हैं, ठीक होगा टाइम तो नहीं आएंगी। हाँ। तो इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? रेमेडी से होती हैं, कुछ फर्क पड़ता है कि सिर्फ ऐसे ही है, अपनी संतुष्टि के लिए हम कर लेते हैं? कुछ रेमेडी हैं, देखिए, थोड़ा सा मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखिए, हमें जो इस जन्म में, ये जो हमारा जन्म होता है, इसका हम एक प्रारब्ध लेके पैदा होते हैं। पिछले जन्म के अंदर जो हमने अच्छे और बुरे कर्मास किए हैं, हाँ जी। उसके बेस पे हमें इस जन्म का प्रारब्ध मिला है। वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। फिर नंबर 2 बात, पिछले जन्म में जो किसी ने बुरा कर्मा किया है, जैसे किसी का मर्डर किया है या किसी का दिल दुखाया है, हाँ और जी। हर हर बुरी घटना की, देखो, हर हर बुरी घटना के लिए फांसी की सजा नहीं होती ना। अब किसी हाँ ने साइकिल चुरा दी और किसी ने मर्डर कर दिया, दोनों के केस में फांसी तो नहीं होगी ना। जिसने साइकिल चुराई है उसको तो भाई थाने में ले जाकर 1-2 थप्पड़ मार के वो कहेगा आज के बाद चुराया तो सही कर दूंगा, ये ऐसे होगा ना। हाँ जी। उसी प्रकार से जिस तरह का बैड कर्मा किया है, उसी प्रपोर्शन में सजा मिलती है। तो 2 तरह के प्रारब्ध होते हैं, दृढ़ कर्मा, दृढ़ प्रारब्ध और अदृढ़ प्रारब्ध। दृढ़ प्रारब्ध चेंज नहीं हो सकता, कोई सी भी रेमेडी कर लीजिए। ओके। जैसे कि पिछले जन्म में जानबूझ के एक हत्या करी गई है, अपनी माता का, अपनी पत्नी का, किसी अंडर प्रिविलेज का कुछ करा है, ऐसी घटना कि उसका कोई क्षमा नहीं है, उसकी कोई रेमेडी। पर पिछले जन्म में आपने, किसी ने एक ऐसा बुरा कर्म किया है कि उसका पनिशमेंट तो मिलेगा, पर हम्म। ऐसा नहीं है कि भैया ठीक है, तो उसको कुछ रेमेडी वेमेडी करके ठीक हो जाए, वो रेमेडी से ठीक हो सकता है, वो अदृढ़ कर्म है। ओके। तो दंड के 3 हाउस होते हैं, 6, 8, 12। छठा मतलब बीमारी के द्वारा दंड, हाँ जी। 8वां उसके दुर्घटना, उसको जिंदगी में परेशानी कर करके दंड, हम्म। 12वां उसको जेल भेजना, अस्पताल भेजने वाला दंड, ठीक है? ओके। और अच्छे कर्मों की सजा मिलती है उसको राजयोग से, धन से, 10वां घर, 9वें घर के द्वारा, ठीक है? तो ओके। अगर जो आप कह रही हो शादी में उसकी प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल रेमेडी करनी चाहिए। क्या पता उसके अधड़ कर्मा हो, कुछ रेमेडी, उसने कुछ प्रायश्चित ऐसा कर लिया हो, उसको कुछ, जैसे शादी में उसको उसका बैड कर्मा इतना था कि उसकी शादी पर डिले होनी है, हाँ जी। ठीक है? तो उस, जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, हम्म। अब उसको, हर व्यक्ति तो दवाई देके ठीक नहीं हुआ ना, पर कुछ व्यक्ति दवाई देके ठीक हो जाते हैं। हाँ जी। तो वो उसी प्रकार है। तो जिसका अधड़ कर्मा है उसको रेमेडी करोगे, उसको बिल्कुल लगेंगी वो। पर जिसका दृढ़ कर्मा है उसको रेमेडी देके भी कुछ नहीं होगा, पर आपको और हमको किसी को नहीं पता कि किस पे लगेगी किस पे नहीं लगेगी। हाँ जी। हम किसी, अगर योग्य ज्योतिषाचार्य कोई सलाह दे रहा है, और वो अपने, मतलब ऐसी सलाह नहीं दे रहा कि अपने अपने पैसा कमाने के लिए, हम्म। वो आपको पहचान, जैसे कि अच्छा डॉक्टर बुरे डॉक्टर का फर्क होता है, ऐसे ही अच्छा ज्योतिष और बुरे ज्योतिष, बस। ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई? ये सुरेश, हेलो। हाँ सुरेश जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा दो सवाल है। सर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों एक ही है सर। हाँ। मेरी शादी 2022 में हुआ था,
बहुत हाँ साल ट्राई करने के बाद। हाँ फिर वो 2 महीने के बाद फ्लॉप हो गया। हाँ। अभी मुझे ये बताओ, और मेरा कैरियर भी वैसे ही है। मैं बंद रखिए, बंद रखिए, बंद रखिए सब लोग। मैं म्यूट कर रहा हूँ। हर्षिता जी, आप ही घर से आवाज आ रही है तो। जी हाँ हाँ सर, मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट मंथ में मैंने नया कंपनी में ज्वाइन हुआ। दिसंबर में हम लोगों को 60 मेंबर्स को निकाल दिया और मैंने ट्रायल्स स्टार्ट कर दी। मैं ऑफर लेटर्स के लिए वेट कर रही हूँ, फाइनल राउंड में हूँ। मुझे प्लीज बताइए कि मेरे जॉब कब आएगी और मुझे ऑफर लेटर कब आएगी। देखो, आपके मेरा दो डेट ऑफ प्रश्न है। शादी, शादी एकदम अलग प्रश्न रहता है, जॉब एकदम हाँ अलग प्रश्न रहता है। सर, शादी, मेरा शादी कर रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, हाँ। लेकिन कोई भी फिक्स नहीं हो रहा। अभी मुझे कब आएगा, अच्छा वाला आपको आता कब है आएगा केपी और कब हो आपको जाएगा? केपी चार्ट देखना आता है क्या? क्या सर? आपको आपको केपी आती है, मतलब आपको चार्ट देखना आता है? नहीं सर। तो आप भी फिर शेषा जी ऐसा करिए, क्योंकि चार्ट क्रिएट करके डेलीनेट करने में टाइम लगता है। आप मुझे अलग से कॉल कर लीजिएगा या तो। ठीक ठीक है। है सर, आपको, मैं क्योंकि कॉल देखो डेट करूंगी। ऑफ बर्थ लेके एनालाइज करना होता है, इट टेक सम टाइम, क्योंकि बाकी लोग ओके। वेटिंग है। इतना टाइम अभी मैं डिवोट नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। ओके, नो पर प्रॉब्लम सारा सर। सारा है। आपकी जो दशा जी भुक्ति चल रही होंगी वो कुछ ना कुछ ऐसी होंगी। 5 और 9 वगैरह की दशा चल रही होंगी, वो मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे में नौकरी की बहुत परेशानियां आती हैं। ठीक है। जी। इसको हम समझ लेंगे, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा अलग से। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई बोले? देखिए, कोई कुंडली एनालिसिस के लिए बोलोगे तो वो मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम में चार्ट खोल के और कुंडली बना के उसको डेलीनेट करने में इट विल टेक टाइम, अदर पीपल विल बी वेटिंग। आपका कोई केपी के विषय में कोई डाउट, प्रश्न है, या कोर्स के बारे में कुछ जानना है, वो आप पूछ सकते हो। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रमिला जी, आपका प्रश्न ले लिया मैंने क्या? आपका तो ले लिया था। चलिए, ठीक है। चलिए फिर मैं, हाँ जी पीयूष जी, आपका, आप बताइए पीयूष जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणव। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया 5 और 7 का अगर संबंध बने, तो मान लीजिए 5th हाउस और 7th हाउस का आपस में राशि एक्सचेंज हो जाए या ग्रह एक्सचेंज हो जाए, तो उससे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, केपी, आप जो प्रश्न है वैदिक से संबंधित है। केपी वैदिक में फर्क है। केपी के ओके अंदर कौन सा हाउस एक्सचेंज हो रहा है, ये सब चक्कर नहीं होते। ओके ओके ओके। केपी के अंदर ये है कि, और केपी के अंदर ना कोई हाउस बुरा होता, ना कोई हाउस खराब होता, ना अच्छा होता। ना जैसे कोई गुरुजी प्लानेट वैदिक। अच्छा, सुन लीजिए, ना कोई प्लानेट अच्छा होता ना बुरा होता। किसकी ठीक है। कुंडली में किस ग्रह को क्या रोल मिला है, हर प्लानेट अपना रोल प्ले करता है। शनि एक व्यक्ति के लिए बहुत शानदार हो सकता है, दूसरे के लिए खराब हो सकता है। बृहस्पति एक व्यक्ति के लिए खराब है, दूसरे के लिए अच्छा है। छठागर एक व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया है, आईएएस ऑफिसर बना रहा है, दूसरों को बीमारी दे रहा है। जी। बारहवागर एक को जेल भेज रहा है, एक को विदेश भेज रहा है। तो सबके लिए हर कुंडली का प्लानेट वो अलग अलग है। ठीक है। तो कुंडली में वो किन हाउसेस से जुड़ रहा है और उसको क्या रिजल्ट देना है, उससे फर्क है। बाकी वो एक्सचेंज कर रहे हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक्सचेंज करके नंबर में रिफ्लेक्ट हो, क्या हो रहे हैं, नंबर अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जैसे रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे 5th में 10 और 7th में 12 नंबर दिख रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है? देखिए, फिफ्थ का क्या है, फिफ्थ क्रिएटिविटी है। 12वां अगर विदेश का है तो आप कोई ओके। क्रिएटिविटी, कोई स्पोर्ट्स, कोई इस तरह की चीजें, आप जो है विदेश के संबंध आपका बन सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बाकी अच्छा, पूरी मतलब कुंडली देख के पता पड़ेगा, पर मोटा मोटा ये है कि 5वें का 12वें से संबंध बन रहा है। ठीक है ना? जी, तो तो ये है गुरुजी कि ये वैदिक से काफी अलग है केपी। काफी अलग नहीं है, वैदिक की बेस्ट प्रैक्टिसेस पे आधारित है। वही ग्रह हैं, वही नक्षत्र हैं, वही हाउसेज हैं, वही कार्यकत्व है। पर आप केपी करते हो तो आपको वैदिक भी क्लियर हो जाती है। वैदिक के बहुत सारे फंडामेंटल जो आदमी रटता रहता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वैदिक के अंदर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर को डिकोड करना आपको जी पता है।
व्रत जी पारा शास्त्र की दो मोटी मोटी किताब है दशांतर दशा को डिकोड करने के जी लिए, जी कि सूर्य की दशा है, बृहस्पति की अंतर्दशा है, और शनि की प्रत्यांतर है, तो ये रिजल्ट आएगा। और जी। बुध की दशा है, शुक्र की है, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन क्या कोई याद कर सकता है? कोई दुनिया में सर याद बहुत नहीं कर सकता। सर पर वैदिक जब थोड़ा आप सा टफ है। केपी में इसको समझ लोगे तो आप देखोगे कि आप पूरी की पूरी जो वैदिक है वो उसके फंडामेंटल भी क्लियर हो जाते हैं। तो केपी बहुत हेल्प करती है वैदिक के फंडामेंटल क्लियर करने में। सर जैसे आपके 23 सेशन है, इसमें पूरी केपी क्लियर हो जाएगी हाँ, तो पूरी एकदम केपी बेसिक से लेके एडवांस एडवांस तक। तक? हाँ, ओके ओके। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताया, नहीं तो मैं समाप्त करता हूँ। चलिए, मैं समाप्त करता हूँ। आप सब लोग आप लोगों ने अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये केपी का कोर्स हमारा 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और मेरा फोन नंबर ये आप देख सकते हो, 9205725596, 9671931555। इस नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।